मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे किसानों को नए साल के तोहफे की। नए साल पर पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की है। इसके साथ ही बात होगी नए साल पर नई उम्मीद की, और साथ ही बात करेंगे खूनी रफ्तार की, जिसमें कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साथ बताएंगे सीसीटीवी ने कहां खोली पोल, और किसानों को नए साल का तोहफा सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी हुई है। किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर, 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए। भरतपुर के किसानों से भी संवाद, वीसी के जरिए सीएम गहलोत भी जुड़े हैं। तो इस समय ये 10वीं किस्त जारी की गई है और ये पैसा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े हैं। भरतपुर एरिया है, इसमें सरसों बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना किसान का कैसे फायदा हो और कृषि के साथ साथ वो दूसरा भी उत्पाद करे जिससे कि उसकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने बी बॉक्स यहाँ पर सरसों पर लगाते हैं और इसके यहाँ हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके बाद यहाँ जब सरसों का सीजन खत्म हो जाता है तो हमें दूसरे राज्यों में अपने बी बॉक्स लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे कि हमें लीची और बाजरा और मकई की फसलों की आवश्यकता पड़ती है। इंद्रपाल जी, आपको अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है क्या? आप अगले 5 वर्षों में एफपीओ को कहां तक ले जाने के लिए सोच रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें भारत सरकार द्वारा नेफेड के माध्यम से एफपीओ चलाने और ऑफिस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और आज आपके माध्यम से हमें इक्विटी के तौर पर भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। और हमें यहाँ नेफेड द्वारा एक कलेक्शन सेंटर, लेबोरेटरीज और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना जल्द ही की जाएगी, जिसका कि फायदा उठाते हुए हम अपने भरतपुर के शहद को उच्च गुणवत्ता युक्त बनाकर और अगले 5 साल में भारत सरकार और नेफेड के माध्यम से नेफेड के बाजार का उपयोग करते हुए हम भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाएंगे और हमें निर्यात का अवसर भी मिलता है। तो उसका फायदा उठाते हुए हम अपने मधुमक्खी पालक किसान भाइयों को उनको अच्छी रेट पर उनका शहद बाहर जाए और उनको भी प्रसन्नता हो, ऐसी आशा करते हैं। इंद्रपाल जी, आपके सामने कुछ बोतल पड़ी है, किस चीज की पड़ी है? टेबल पर नजर आ रही है। जी सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं और हमने शुरू भी किया है, लोकल मार्केट में अब बेच रहे हैं। पर जैसे ही हमें प्रोसेसिंग यूनिट और इसकी प्रोसेस यूनिट हमारे यहाँ लग जाएगी तो हम अपने शहद को प्रोसेस कराकर इन पूरे साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम मेड इन भरतपुर शहद को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है हमें। देखिए, राजस्थान और गुजरात, हम 2 राज्य ऐसे हैं कि जहां पानी की किल्लत रहती है, लेकिन आपने ये हनी का उद्योग किसानों को जोड़ करके जो काम शुरू किया है, उससे मधु भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा, उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश से नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री धर्मचंद जी को आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मचंद जी। धर्मचंद्र जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? अपने काम के विषय में जरा बताइए। जी, मैं
धर्मचंद नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी सदस्य किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जो कि आपने किसानों की आय समृद्धता का आधार बनाया है। किसान एक एफपीओ के आधार की कुंजी है। आम मुख्य तौर पर हम लोग इसे ऐसा मानते हैं। सर, हमारी कंपनी 13 अप्रैल 2015 में मैंने हमारी कंपनी का गठन किया था। मेरी कंपनी में 1034 शेयर धारक हैं, जिनका शेयर कैपिटल जो है 5,37,200 रुपया है। सर, मेरी कंपनी में बीज लाइसेंस, खाद लाइसेंस और पेस्टिसाइड लाइसेंस एवं फूल मंडी का लाइसेंस हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी को जो है सर बेसिक कृषि सम्मेलन लिमिटेड और एसएफसी द्वारा के सहयोग से ई नाम पर रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी सर किसानों को समय समय पर उन्नतशील बीज जैसे सर जालंधर से, पंजाब में जालंधर से आलू का बीज चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, मेरठ से ख्याति आलू, इटावा से पुखराज आलू आदि फाउंडेशन सर्टिफाइड ब्रीडेड बीज अपने शेयर धारकों को नए नए किस्म के बीज उपलब्ध कराती है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की आय जो है ज्यादा सर नया बीज होगा तो जाहिर है कि 1.5 गुना पैदावार होगी। हमारी कंपनी सर केले पर भी काम करती है। जो केला मैं महाराष्ट्र जालना से स्वैद केला, जलगांव से सर जैन का केला मंगा करके टिश्यू कल्चर जी नाइल केला अपने शेयर धारकों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारे शेयर धारकों की जैसे पहले का किसान सब वैसा था जो पतिया लगाता था तो पैदावार कम सर होती थी। अब जी9 नवीन जो है केला है सर, इसकी पैदावार जो है करीब 1.25 गुना तो सर होती है। वेट के 20 किलो से ये 35 किलो सर। सर हमारी कंपनी कोरोना काल में, जिस समय कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन मंडियों में लगा हुआ था, उस समय आम की सर बहुत मारामारी थी। उस समय हमारी कंपनी ने अपने शेयर धारकों, जिस समय मार्केट में 10-12 रुपए किलो था उस समय माल, अपने शेयर धारकों का माल 15-16 रुपए किलो के हिसाब से मैंने उड़ीसा भुवनेश्वर भेजा। 20 टन 2 ट्रक माल 2 बार में सर ग्रेडिंग करके भेजा, जिससे कि उसको बेच करके मैं अपने शेयर धारकों को 1,20,000 रुपया अतिरिक्त प्रॉफिट मैंने अपने किसान भाइयों को दिलाया, जिससे मेरा किसान बहुत खुशहाल हुआ। सर हमारी कंपनी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से जो है उद्यान विभाग से छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे, वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपको टीवी पर सुना जब आपने घोषणा की कि 10,000 नए एफपीओ का हम गठन करने जा रहे हैं, और उन एफपीओ के माध्यम से किस प्रकार छोटे छोटे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस अपने शहद को इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाया जाए। छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे, वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपको टीवी पर सुना जब आपने घोषणा की कि 10,000 नए साल के जश्न के दौरान उदयपुर में एक रिसोर्ट में जमकर हंगामा हुआ। यहां सेलिब्रेशन के दौरान रिसोर्ट में बाहर से आए कुछ युवकों और स्थानीय युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर दोनों गुटों में जोरदार मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एक युवक के सिर पर बियर की बोतल भी फोड़ी गई, साथ ही बेल्ट लात घुसों से जमकर पिटाई की गई। इस दौरान युवक के कपड़े भी फाड़ दिए गए। इस पूरे झगड़े के दौरान रिसोर्ट में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलने पर अंबा माता पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे सभी लोगों को वहां से खदेड़ा। मारपीट के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और आगे की जांच में जुट गई।
कोटा में नाली निर्माण को लेकर ठेकेदार की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यहां सुभाष नगर इलाके में सीसीटीवी ने घटिया नाली निर्माण की पोल खोल दी। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है किस प्रकार ठेकेदार की लेबर फ्रेश गिट्टी की जगह रोड खुदाई में इंटरलॉकिंग से निकली हुई सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल नाली के निर्माण के लिए कर रही है। सीसीटीवी सामने आने के बाद स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। इस मामले में स्थानीय बीजेपी पार्षद नवल सिंह ने इसकी शिकायत यूआईटी के अधिकारियों से की। पार्षद ने आरोप लगाया कि कॉलोनी में नाली निर्माण के दौरान यूआईटी के अधिकारी मौके पर मॉनिटरिंग के लिए नहीं आते, इसलिए ठेकेदार मनमानी कर घटिया निर्माण का इस्तेमाल करते हैं। और ये तस्वीरें जो सीसीटीवी के अंदर रिकॉर्ड हुई, अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण के अंदर कितनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद में फौरन निर्माण के 1 से 2 महीने के अंदर ही टूट फूट साफ तौर पर नजर आने लगती है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें जिसमें घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका पैसा ले रहे हो तो गिट्टी सीमेंट पसाओ ना। आप ईंटें पसाने से या फिर आप अगर काम नहीं कर रहे हो तो ये अच्छी बातें नहीं है। ये भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं बू आ रही है। इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और अधिकारी लोग भी बिल्कुल या तो कहीं उनको ज़्यादा ड्यूटी दे रखी है इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं इसमें है। तो ये चीज़ तो अभी मैंने शिकायत करी है, आईएन साहब को करी है और देखो अभी क्या जवाब देते हैं और देखते हैं। कोटा में टोल प्लाजा पर एक हेड कांस्टेबल की हरकत सीसीटीवी में कैद हुई। आरोप है कि हेड कांस्टेबल विक्रम शर्मा ने टोल मैनेजर के साथ मारपीट की और थाने ले जाकर उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़ित टोल मैनेजर के मुताबिक वाहन चालक के साथ एक विवाद के मामले में हेड कांस्टेबल पूछताछ करने आया था, लेकिन विक्रम शर्मा ने उनकी बात को सुना नहीं और आते ही मारपीट कर धक्का मुक्की करने लगा और फिर कार में बिठाकर थाने में ले गया। इतना ही नहीं, थाने में ले जाकर हेड कांस्टेबल ने उसे बेइज्जत किया और उसके कपड़े फाड़े। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और ये टोल के ऊपर जो सीसीटीवी लगा था ये उसमें रिकॉर्ड हुआ, जिसमें एक मामूली विवाद को लेकर पुलिस को फोन किया गया था और पुलिस का कांस्टेबल जब मौके पर पहुंचा तो टोल मैनेजर को ही अपने साथ उठाकर थाने ले गया। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। गाड़ी वाले से हमारे टोल कर्मचारियों का विवाद हो गया था, जिसको मैंने आकर सुलझा भी दिया था। फिर मैंने आरकेपुरम थाने को सूचना दी तो वहाँ से विक्रम शर्मा नाम का एक हेड कांस्टेबल है जो कि क्षेत्र गाड़ी में आया और आते ही उसने बिना पूछे बिना मेरे से कोई बातचीत किए उसने मेरे को जबरदस्ती मेरे से मारपीट की। जबरदस्ती गाड़ी में खींच के बिठा के गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी में बिठाकर मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। उसके बाद थाने में ले जाकर चूरू के सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में महिला सिक्योरिटी गार्ड और युवकों के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर केमिस्ट और लैब एसोसिएशन के पदाधिकारियों सदस्यों ने कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र सिंह को ज्ञापन भी सौंपा और महिला गार्ड के व्यवहार को सुधारे जाने की मांग की है। वहीं महिला सिक्योरिटी गार्ड ने भी पीएमओ को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बिना मास्क के लोगों को अस्पताल में प्रवेश नहीं देने के आदेश की पालना की बात कही। महिला गार्ड के मुताबिक रोकने पर युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसे लेकर महिला गार्ड ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। हालांकि पीएमओ ने दोनों मामले की जांच करने और संबंधित गार्ड को पाबंद करने की बात कही। कल को जो घटना हुई थी वो किसी पेशेंट को लेके हुई थी। किसी पेशेंट को रेफर करना था और पेशेंट के जो परिजन है वो मेरे घर पे काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह बोला तो मैंने कहा यार नॉर्थन एम्बुलेंस चलाता है, मैंने इसको बोला भाई तू इसको रेफर करवा दे, इसके पैसे नहीं लगने चाहिए। इसको लेके नॉर्थन रेफर कागज लेके जब डॉक्टर के चैम्बर तक गया तो लेडी गार्ड ने उसको धक्का मुक्की की, गलती से जान मारने की धमकी दी है और मेरे को ऐसा बोला। सर जान से मारने की धमकी किसने दिया? महेंद्र ने और शंकर ने, मांगीलाल ने और नवरत्न ने। किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज कराई आपने? हाँ करवाई है। भीड़ हमेशा से थोड़ी ज़्यादा थी तो पेशेंट एक साथ ज़्यादा आ रहे थे, तो व्यवस्था बनाने के लिए गार्ड ने थोड़ा पेशेंट को लाइन में लगाया था और जो बिना मास्क के मरीज थे उनको मास्क लगाने के लिए बोला था। इसी बात पे थोड़ा सा वो शायद नाराज हो गए थे। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में किसानों को यूरिया खाद के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहर में पानी आते किसानों को यूरिया की जरूरत महसूस होती है, जिसकी वजह किसानों, सोसाइटी और निजी पेस्टिसाइड की दुकानों के आगे लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। तो खाद के लिए किल्लत की ये तस्वीरें। किसानों को बुआई से पहले खाद भी चाहिए और पेस्टिसाइड्स भी, लेकिन ये सीमित मात्रा में आते हैं और दुकानों के आगे
खासी भीड़ किसानों की इकट्ठा हो जाती है। यूरिया और खाद की किल्लत से जूझते किसान। तस्वीरें बीकानेर से। किसान यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। लाइनों में लगने के बावजूद भी खाद की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है पूरी तरह। सरकार से यही मांग है कि जो खाद की जो गाड़ियाँ हैं वो पूर्ण रूप से सोसाइटी के अंदर आए और ढंग से जो खाद है वो हर किसान के खेत के अंदर पहुँचाए। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से पूर्ति करे। यूरिया की समस्या डिमांड के जितनी डिमांड है ना उसका 1/3 ही पूर्ति हो रही है, तो ये समस्या रहेगी और कोशिश हमारी है कि पूर्ति करने की, और पूर्ति हो भी रही है। जितनी डिमांड भेज रहे हैं, जो सोसाइटी से जितना पैसा जमा करवाया जा रहा है उतनी खाद भी आ रही है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अमराराम ने मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसकी शिकायत का निपटारा नहीं हुआ। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। अमराराम ने अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर अमराराम ने बाड़मेर के एसपीओ को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें उसके हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए गए थे और उन्हें गंभीर हालत में मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। टोंक बीजेपी की आक्रोश रैली स्थगित होने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मालपुरा के नगरपालिका अध्यक्ष के घर धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि आक्रोश रैली में शर्त लगाने को लेकर प्रशासन पर हमला बोला और कहा कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस सरकार के गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार आती है और जाती है, समय रहते समझने में ही टोंक प्रशासन की भलाई है। देखने में तो जब सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन प्रशासन निरपेक्ष रूप से काम करता है। पर यह पहली बार देखने में आया है कि प्रशासन इस तरफ से एक तरफा तरीके से सरकार के और गुलामों की तरह काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको समय रहते समझ जाना चाहिए कि सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन किसी भी नौकरशाह को, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को निरपेक्ष तरीके से काम करना। राज्य सूचना आयोग से बड़ी खबर। प्रदेश के 5 अधिकारियों पर जुर्माना लगा है। 5-5 हजार रुपए का इन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। आरटीआई के तहत सूचना देने में लापरवाही बरती गई। अधिकारियों की सैलरी से जुर्माना लगेगा। कुछ अन्य मामलों में भी चेतावनी दी गई है। सहाड़ा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उनियारा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ऋषभ देव, वल्लभ नगर और केशोराय पाटन के तहसीलदार पर यह जुर्माना लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, एक कड़ा फैसला सरकार का, ताकि दूसरे अधिकारियों तक भी ये मैसेज जाए। आरटीआई से जो सूचना मांगी जाती है उसमें किस तरीके से लापरवाही बरती जाती है? बिल्कुल, देखिए, आरटीआई के तहत जो सूचनाएं मांगी जाती है उसमें अक्सर जो है वो अधिकारी आनाकानी करते हैं सूचनाएं देने में, और लापरवाही जो बरती जाती है उसी के मद्देनजर आयोग का तदारुक है। और 5 मामलों में जुर्माना लगाया गया है। न केवल जुर्माना लगाया गया है 5 मामलों में, बल्कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें आयोग ने कड़ी चेतावनी दी है अधिकारियों को और ये कहा है कि समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाए। जिन 5 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है 5-5 हजार रुपए का, उनमें एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, एक नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं और 3 तहसीलदार हैं। तो सूचना आयुक्त जो है नारायण बारेठ, उनकी ओर से ये जुर्माना लगाया गया है 5 अलग अलग अधिकारियों पर। और ये जो राशि है जुर्माने की, ये इन अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी। इसके लिए विभाग को जो है वो आयोग की ओर से निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो 5 मामले हैं इनकी अगर बात करें तो पहला जो मामला है ये भीलवाड़ा के सहारा जिले का है। यहाँ पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने आरटीआई की जो एप्लीकेशन थी उसको 2 साल तक लटकाए रखा, तो इस पर जो है वो कड़ा रुख आयोग ने दिखाया है। इसके साथ ही जो दूसरा मामला है वो उनियारा नगर पालिका का है। यहाँ भी ये पेयजल कनेक्शन से संबंधित जानकारी इस मामले में मांगी गई थी, लेकिन आयोग ने 15 दिन में कार्रवाई करने को कहा था इस पर। इसके बावजूद जो है वो सूचना नहीं दी गई। इस पर जो है कड़ा रुख दिखाया है। तीसरा जो मामला है वो ऋषभ देव तहसीलदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का है। इसमें भी जो है वो तहसीलदार ने उपेक्षा की थी। जो सूचना मांगी गई थी वो आदिवासी समुदाय की जमीन से संबंधित मामले को लेकर थी, लेकिन जो है वो तय समय में सूचना नहीं दी गई। इसके बाद जो है वो
जो परिवादी है उसने आयोग का रुख किया, यहाँ पर जो है वो जुर्माना लगाया गया। दो जो मामले हैं उसमें एक जो मामला है वो बूंदी का है, केशवराय पाटन, वहां भी तहसीलदार पर जो है वो जुर्माना लगाया गया है, और एक और जो मामला है वो वल्लभ नगर का है, वहां भी तहसीलदार पर जुर्माना लगाया गया है। तो 5 अधिकारी हैं जिन पर जुर्माना लगाया गया है, और ये एक तरीके से कड़ी चेतावनी दी गई है कि कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीधा रुक करते हैं कोटा की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सुनते हैं। सामान्य रूप से सफल हो जाती है। मुझे आशा है कि हम हमारे लोकतंत्र को, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, परिपाटियों को, नियमों को, हमारी संसदीय समितियों की प्रक्रिया और नियमों को देश के और लोकतंत्र देश को भी बताते हैं। तो कई लोकतांत्रिक देश भी हमारे यहाँ पर, जो हमारी प्राइड संस्था है जो समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है, कई देशों के संसद सदस्य, वहाँ का स्टाफ, कर्मचारी यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखते हैं। हम हमारे यहाँ की संसदीय समिति लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रपाटियों को और सशक्त मजबूत करने के लिए समय समय पर सभी दलों से चर्चा करते रहते हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे अपेक्षित परिणाम आएंगे और हम और चर्चा और संवाद का केंद्र लोकसभा को बना पाएंगे। साथियों, क्योंकि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाया जाए। आदर्श विकास से भी होता है, आदर्श संवेदना, मानवीय संवेदना से भी होता है, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम कुछ मानकों में, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, ऐसे मानकों में कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, इसके लिए भी हम लगातार ग्राम पंचायतों से, चुनी संस्थाओं से, सोसाइटियों से, एनजीओ से, सबसे चर्चा कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 2022 का वर्ष होगा तो हम हर व्यक्ति का स्वास्थ्य कार्ड बनाने में सफल हो पाएंगे। उनका पहले एक मिनी कैंप पंचायत पे होगा, पंचायत के बाद फिर उनका बड़ा कैंप जिला अस्पताल में होगा, जहाँ देश के एक्सपर्ट डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। एक्सपर्ट डॉक्टर आएंगे, देश के एक्सपर्ट डॉक्टर आएंगे, क्योंकि बदलते परिस्थिति में स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर सकें, इसके लिए भी कार्य योजना बनाई। इसीलिए जितने भी विद्यालय हैं गांव के अंदर, उन विद्यालयों को विद्यालय विकास समिति से आग्रह किया कि अपने अपने गांव के स्कूल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। करीब 2 साल इंतजार के बाद देश भर में बच्चों को साल 2022 से वैक्सीन लगाने का प्लान है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोर को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अभी इस एज ग्रुप के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी, क्योंकि हाल ही में डीसीजीआई ने कोवैक्सीन की बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। तो लगातार मांग की जा रही थी कि इस कोविड काल में बच्चों की हिफाजत कैसे की जाए, क्योंकि वयस्क जो एडल्ट्स थे उनके लिए तो वैक्सीनेशन उपलब्ध थी, लेकिन बच्चे इस कोरोना के साए में लगातार स्कूल जा रहे थे। अब ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन इनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच होनी चाहिए और कोवैक्सीन को इन्हें लगाने की इजाजत दी गई है। तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कोविन ऐप पर जाकर बच्चे 15 से 18 साल के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के प्रदेश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये बड़ा कदम है और आज से कोविन ऐप पर इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में करीब 54 लाख बच्चे हैं जो 15 से 18 साल की आयु में आते हैं और उनका जो है वो वैक्सीनेशन होना है। हालांकि अभी चूंकि शुरुआत में ये बात सामने आ रही थी कि स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में अभी छुट्टियां भी चल रही हैं। इस कारण से अभी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो तय किए गए वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहीं पर जाके वैक्सीन जो है वो 3 जनवरी से उन्हें लगानी पड़ेगी। लेकिन आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका उसी आधार पर जो है वो सेंटर पर नंबर आएगा। साथ ही खास बात यह भी है कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तो वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन इस दौरान क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, कैसे जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना है, वो हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में जो है वो जानकारी नहीं है। उसके लिए करना ज्यादा कुछ नहीं है, कोविन ऐप पर जाना है। कोविन ऐप पर जाकर यहाँ पर जो है वो बुक स्लॉट होता है, वहां पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर जो है वो डालेंगे तो एक OTP आएगा। OTP आने के बाद इस प्रकार का फॉर्म जो है वो खुलेगा, जिसमें आपको जिस व्यक्ति का जो वैक्सीनेशन कराना है 15 से 18 साल के आयु वालों को, उनका पूरा नाम लिखना है, मेल फीमेल जो है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालनी है, ID प्रूफ डालनी है। लेकिन देखिए इसमें 15 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनके जो है वो ID कार्ड जो है वो वोटर ID और ये नहीं होते। इस लिहाज से स्टूडेंट फोटो ID कार्ड भी जो है वो डाला जा सकता है। संभवतः इसमें 10वीं की मार्कशीट जो है वो यहाँ पर एंटर की जा सकती है और उसके बाद जो है वो ID नंबर भी उसे डालना होगा। ID नंबर डालने के बाद इस प्रकार का जो है वो फॉर्म खुलेगा और उसमें आप 15 से 18 वर्ष के हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करने से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि 3 जनवरी को कहाँ कहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर है और उस जगह पर अगर आप बुक करते हैं तो वहां पर जाकर जो है वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और आसानी से जो है वो इस प्रक्रिया को तो सौरभ ये कहा जा सकता है इस रजिस्ट्रेशन को देखकर कि कमोबेश ये बिल्कुल वही है जिस पर एडल्ट जो हैं रजिस्ट्रेशन करवाते थे, बिल्कुल वही प्रक्रिया है। जी बिल्कुल वही प्रक्रिया है और जो आजकल की जो 15 से 18 साल की जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं बहुत स्मार्ट बच्चे हैं और उन्हें बहुत आसान ये प्रक्रिया लगेगी। क्योंकि देखिए एडल्ट कई ऐसे होते हैं जिनको मोबाइल अभी पूरी तरह से चलाना नहीं होता, लेकिन 15 से 18 साल की आयु के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौरभ आप। बच्चे सक्षम हैं आज के, चूंकि वो स्मार्टफोन की तकनीकी और खूबियां समझते हैं तो वो अपने आप से रजिस्ट्रेशन करवाने के अंदर बखूबी सक्षम है। फिलहाल सौरभ तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IAS IPS समेत 92 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 37 IPS अधिकारियों के तबादले, 46 IAS अधिकारियों के तबादले, 9 IFS अधिकारियों के तबादले किए गए। तो बड़ा फेरबदल, साल के पहले दिन ही, नए साल के पहले दिन इस प्रशासनिक अमले में, इस प्रशासनिक बेड़े में बड़ा रद्दोबदल किया गया है, जिसमें IAS IPS और IFS अधिकारियों की लंबी फहरिस्त शामिल है। और ब्रेक के बाद बात होगी नए साल के स्वागत में गाइडलाइन की उड़ती धज्जियों की।